यह कहानी उस समय की है जब बड़े भाई ने छोटे भाई को अपाहिज कहकर अपमानित किया और उसकी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। शिवम, एक जगह बैठ नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से। तूने तो मेरे नए कुर्ते का सत्यानाश कर डाला। उमेश बाबू अपने छोटे भाई पर चिल्लाए, जो अपनी बैसाखी के सहारे चल कर पानी पीने आया था। हाथ से गिलास छूट गया और पानी के कुछ छींटे उनके नए कुर्ते पर पड़ गए। फिर उन्होंने शिवम की पत्नी को आवाज़ दी, रेखा रेखा, क्या करती रहती हो दिन भर? अपाहिज पति नहीं संभलता तो? झुंझलाते हुए वे अपने कमरे में चले गए। शिवम का मायूस चेहरा देखकर रेखा का हृदय रो उठा। शिवम को लेकर कमरे में आ गई और सिसकने लगी। 4 साल पहले जब वह शिवम की पत्नी बनकर इस घर में आई थी तो सभी रेखा रेखा कहकर उसके आगे पीछे घूमते थे। तब शिवम एक फौजी था। महीने 2 महीने तो वह घर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब आता था तो माँ बाबूजी के साथ भैया भाभी के लिए भी ढेर सारे उपहार लाता था। और खुशी जो उसकी भतीजी, उसकी तो फरमाइशों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती थी। शिवम उसकी हर इच्छा खुशी खुशी पूरी करता था। रेखा बहुत खुश थी कि इतना प्यार करने वाला परिवार उसे मिला है। एक बार शिवम जब छुट्टियां बिताने पर आया था तो देश में हमला होने के अंदेशा के कारण उसे 2 दिन बाद ही ड्यूटी पर बुला लिया गया। भारी मन से सबने उसे विदा किया। उसकी जहां ड्यूटी थी वहां भीषण गोलीबारी हो रही थी। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, कईयों को मार गिराया, लेकिन ना जाने कहां से दुश्मन की एक गोली उसके दाहिने पैर में आकर घुस गई। वह बहादुर सिपाही था। अपने घायल पैर की परवाह न करते हुए वह दुश्मनों के सामने डटा रहा। युद्ध समाप्त होने पर जब उसे अस्पताल लाया गया तो देर हो चुकी थी। गोली का जहर उसके पैर में फैल चुका था और अंततः उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा। फौज से वह घर वापस आ गया। उसकी बहादुरी और देश सेवा के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब सभी बहुत खुश थे। कुछ महीना बीतते बीतते शिवम की भाभी का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। दिन रात वह शिवम पर तो अपने तीखे शब्दों के 20 बाण छोड़ती ही थी। अब वो रेखा के भी हर काम में नुस्ख निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। घर में पुत्र का अपमान वृद्ध पिता ने सहन नहीं किया और एक दिन रात में ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। ससुर का लिहाज अब रहा नहीं। सास ने कभी जबान खोली नहीं थी। इसलिए शिवम की भाभी बेलगाम होती चली गई। यद्यपि शिवम को सरकार की तरफ से हर महीना खर्चा मिलता था, फिर भी ना जाने क्यों उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ ऐसा होता जैसे कि वह कोई एहसान कर रही हो। कभी कभी तो भतीजी खुशी भी अपने दोस्तों के सामने अपने चाचा की हंसी उड़ाने से बाज नहीं आती थी। और आज तो बड़े भाई ने भी गुस्से में ऐसी बात कह दी जो कोई दुश्मनों को भी नहीं कहता। रेखा रोते रोते यही सोच रही थी कि रोज रोज एक फौजी को अपाहिज कहा जाता है, उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। भाभी और खुशी तो सारी सीमाएं लांघ ही चुके थे। आज भैया ने भी। अब तो यह यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बैग में दोनों के कपड़े रखने लगी। शिवम को कुछ समझ नहीं आया। पूछा तो उसने पूरे विश्वास से कहा, हम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं किसी को भी अपने आत्मसम्मान और तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लेकिन जाएंगे कहाँ? और माँ का क्या, कैसे रहेगी हमारे बिन? शिवम ने चिंतित होते हुए पूछा तो रेखा बोली, इतने बड़े शहर में 2 प्राणियों के लिए एक छत तो मिल ही जाएगी। और माँ जी जैसे पहले रह रही थी अब भी रह लेगी। पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर शिवम का भी सोया स्वाभिमान जाग उठा। दोनों जब माँ से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने भीगे नयनों से उन्हें आशीर्वाद दिया।
दोनों सीधे सुनीति के घर गए, जो पेशे से डॉक्टर था और शिवम का मित्र भी। सुनीति की पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसका अपना नर्सिंग होम भी था। रेखा उसी के नर्सिंग होम में अपनी सेवा देने लगी। कुछ दिनों बाद ही दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। शिवम के पास ज्ञान का भंडार था। उसने उन बच्चों को घर में कोचिंग देना शुरू कर दिया जो देश की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करने में असमर्थ हैं। बस शिवम ने उन्हें तैयार करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसके जज्बे को देखकर आर्मी के एक इंस्टीट्यूट ने उसे नियुक्त कर लिया। नौकरी से जो भी समय मिलता उनमें वह गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाता। रेखा दिन में काम तलाशती, शाम को घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में नर्सिंग होम के मरीजों की सेवा करती। 3 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अब वह सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और शनिवार रविवार को मरीजों की सेवा करती। अब जब उनके जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर चलने लगी तो उन्होंने अपना परिवार बढ़ाने का सोचा। ईश्वर की कृपा हुई और एक बच्ची उसकी गोद में खेलने लगी। शुरू शुरू में तो सब कुछ मैनेज करने में उसे परेशानी हुई, लेकिन एक दूसरे का हाथ बटाने से सब आसान हो गया। शिवम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में इतना डूब गया कि पिछली सभी घटनाएं उसके जहन से विस्मृत हो गई। उनकी ही बेटी सोनम का पहला जन्मदिन था। रेखा ने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वह उसी की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर अपनी जेठानी और खुशी को देखकर वह ठिठक गई। शिष्टाचार बस उसने दोनों को अंदर बुलाया। तब खुशी उसका पैर पकड़कर रोने लगी। बोली, चाची मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने चाचा को बहुत अपमानित किया, लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज में 80% अंक प्राप्त किए हैं। उन्हीं की वजह से? क्या मतलब? रेखा ने आश्चर्य से पूछा तो जेठानी हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ रेखा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। खुशी पढ़ाई में पिछड़ रही थी, तब तुम्हारे भैया ने शिवम से खुशी को पढ़ाने को कहा। शिवम ने खुशी को पढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी। कहते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रेखा को खुशी हुई कि शिवम ने अपने स्वाभिमान के साथ अपने संस्कार का भी निर्वाह किया, जो उसके व्यक्तित्व पर सोने पे सुहागा था। शिवम भी अपनी माँ को लेकर आ गया। फिर से पूरा परिवार एक साथ। शाम की पार्टी समाप्त होने के बाद शिवम की माँ और भाभी ने उन दोनों से घर वापस चलने को कहा। रेखा जानती थी कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो वो फिर कभी नहीं भरते, और फिर थोड़ी दूरी रहे तो रिश्तों में प्यार भी बरकरार रहता है। उसके मनोभाव को शिवम भाप गया। बोला, माँ ऐसे ही ठीक है, तुम्हारे पास रहा तो मैं फिर से बेकार हो जाऊंगा। कहकर वह हंसने लगा, जिसमें छिपे दर्द को सभी ने महसूस किया। माँ भी बेटे बहू की मनोदशा समझ रही थी। वो भी नहीं चाहती उनके बेटे को फिर से अपमानित होना पड़े, इसीलिए माँ ने भी ज़्यादा जिद नहीं। जब उनका मन करता वो खुद बेटे के पास रहने आ जाती। अब दोनों भाइयों के रिश्ते ठीक हो गए थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, कोई भी बेसहारा को सहारा देना चाहिए, ना कि उन्हें अपमानित करना। और यह तो उनका भाई था, जो कि उन पर कोई बोझ भी नहीं था, क्योंकि अपाहिज होते हुए भी इन्हें सरकार की तरफ से रुपये हर महीने आता ही था, जिससे इनका भरण पोषण हो जाता था। इस प्रकार किसी को आप अपमान करेंगे तो आपको भी अपमानित होना ही पड़ेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।